बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो इंटीग्रेशन वाला है। अभी तक हमने इंटीग्रेशन की डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स को डिस्कस किया जाना है। डेफिनेट इंटीग्रल्स बेटे क्या होते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं, इंटीग्रेशन की टेक्निक सेम रहेगी, वही टेक्निक्स होंगी, वही फॉर्मूलाज होंगे, सेम इंटीग्रेशन होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप एडिशनल करना पड़ेगा आपको। वो स्टेप क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स, वो गिवन होती हैं। मसलन आपको कहा जाता है कि आप फलां फंक्शन को इंटीग्रेट करें, बट फ्रॉम x इज इक्वल टू -3 टू x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो -3 इन दिस केस विल बी द लोअर लिमिट एंड 10 विल बी द अपर लिमिट। तो आपको कुछ लिमिट्स गिवन होती हैं सर्टेन, और आपको कहा जाता है कि आपने इस फंक्शन को इस लिमिट से लेकर और इस लिमिट तक आपने इंटीग्रेट करना होता है। तो आप लोग करते कैसे हैं कि इंटीग्रेशन को सेम फॉर्मूलाज की मदद से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चन को। इंटीग्रेट करने के बाद आपने आखिरी स्टेप में उन लिमिट्स को पुट कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बेटे टिक कर लीजिए अपनी बुक पे कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस दफा इंक्लूडेड हैं पेपर में। एक्सरसाइज 3.6 में से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28 एंड 30। ये वो क्वेश्चंस हैं बेटे जो कि आपके इस दफा के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी बेटे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जो आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स गिवन है वो है फ्रॉम 1 टू √5 √2t - 1 पावर 3 dt, 2t - 1 पावर 3 dt। अब क्या होगा? सबसे पहले तो जरा हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर पावर बनेगी क्या। पावर क्या है? क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करनी है। पावर क्या बनेगी? पावर है 3, और इस अंडर रूट को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी पावर है 1/2। तो इसकी पावर क्या बन जाती है? द पावर बिकम्स 3/2 dt। अब अगर आप को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होता है? पावर रूल। पावर रूल के लिए इस फंक्शन का, जिस भी फंक्शन पर आपने पावर रूल अप्लाई करना होता है, उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट होना मस्ट है। What will be the derivative of 2t minus 1? The derivative of 2t minus 1 is 2, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं 2 से। डिवाइड वाला 2 हमने बाहर रखा है और मल्टीप्लाई वाला 2 हम अंदर लेंगे। अब देखिए 2t minus 1 का डेरिवेटिव है 2, जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पावर रूल। अब जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब साथ में ब्रैकेट्स आएंगे। इन ब्रैकेट्स का मकसद क्या है? डिवाइडेड बाय 3/2 + 1, ये ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट्स के इस साइड पर मैं नीचे लिख रही हूँ 1 और इधर लिख रही हूँ √5। दिस इज द लिमिट जो कि हमें पुट करनी है। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है, एक दफा हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमें ये लिमिट्स पुट करनी है, इसलिए आपने ये बार जरूर लगानी है। ठीक है, बार्स भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। और दूसरा बेटे एक चेंज है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल्स में आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। 2t - 1 3/2 + 1, 3/2 + 1 अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है? 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 1 √5। अब हम जरा लिमिट्स पुट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिमिट्स पुट करके शो करवाती हूँ। अच्छा, ये 5/2 है। 1/5/2, 1/5/2 का क्या मतलब होता है? 2/5
ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया है। कांस्टेंट को लिमिट के अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज़ लिमिट किसमें पुट होगी, लिमिट पुट होती है वेरिएबल की जगह पे। कांस्टेंट को हम अंदर रखें या बाहर रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कांस्टेंट को मैं ऑलरेडी बाहर लेकर आ गई। पीछे है 2t-1 पावर 5/2 एंड अंडर रूट 5 1 इट विल बिकम 1/5। अब क्या, अब पहले अपर लिमिट पुट होगी t की जगह पर और फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट बेटे क्या होती है, 2 अंडर रूट 5 माइनस 1 2 अंडर रूट 5 माइनस 1 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5 माइनस 1 पावर 5/2 माइनस 2 1 माइनस 1 पावर 5। ठीक हो गया, हमने कैसे लिमिट पुट किया, 2 अंडर रूट 5 माइनस 1 पावर 5/2। अब ये देखिए कि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 1 इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। ये क्या बनेगा, माइनस 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1 1 1 पावर 5/2। आपको पता है कि 1 की पावर अगर आप कुछ भी ले लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, so it will become 1 और यही आपके पास आंसर है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में बेटे ये वही टेक्निक्स होंगी इंटीग्रेशन की, जस्ट इनमें पहले अपर लिमिट आपने पुट कर देनी है इंटीग्रेशन करने के बाद और उसके बाद आपने लोअर लिमिट पुट कर देनी है। आगे हम करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 x plus 1/2 into अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x plus 1 dx x स्क्वायर प्लस x plus 1 yes यही क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर इन्वॉल्व हो रही है, पावर के अंदर पावर रूल तब अप्लाई होगा कि जब इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x plus 1। यहाँ पर 2x plus 1 मौजूद नहीं है लेकिन ये बन सकता है कैसे, अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया तो क्या बन गया, 2x plus 1 जो कि हमें चाहिए। और यहाँ पर मैं जरा इसको पावर की फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि हम पावर रूल अप्लाई करें तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। अच्छा, इस 1/2 को मैं बाहर रिमूव कर रही हूँ, बाहर मूव कर देती हूँ, -1 to 1 2x plus 1 2x plus 1 को मैं बाद में लिखूंगी। पहले मैं लिख लेती हूँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब मैं लिख लेती हूँ बेटे 2x plus 1 dx। अब देखिए जरा, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होना है एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 2x plus 1 which is present over here। तो हम यहाँ पर सिंपली पावर रूल लगा देंगे। पावर रूल से क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम -1 to 1। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद द डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब बेटे इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1 का आंसर आता है, मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख देती हूँ। 1/2 प्लस 1 का आंसर आएगा 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 फ्रॉम -1 to 1। ऊपर से मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अब हम अगर इसको देखें, इट विल बिकम 1/2 into 2/3। अगेन मैंने कांस्टेंट को बाहर मूव करवा लिया है। मैंने आपको बताया था कि जब हम लिमिट पुट करते हैं तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना बिकॉज जो लिमिट्स पुट होनी है वो वेरिएबल x की जगह पर पुट होनी है। अब हम लिमिट्स को कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले बेटे अपर लिमिट पुट होगी। अपर लिमिट कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज होल पावर 3/2 माइनस साइन के साथ। अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। व्हाट इज द लोअर लिमिट, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 होल पावर 3/2। जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर पहले मैंने 1 पुट किया, देन माइनस साइन, देन जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर मैंने -1 एज इट इज लिखा और ब्रैकेट क्लोज। 1/3 1 प्लस 1 1 स्क्वायर 1 आता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 व्हाट डज इट बिकम, 3 पावर 3/2 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1 these two will be cancelled out 3/2। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, हमारे पास आ गया 3 पावर 3/2 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3
अब पहले हम इसको लिख लेते हैं 3 पावर 1/, ठीक हो गया। हमने इसको पावर जरा सेपरेट कर लिया। हम पहले क्यूब लेंगे देन स्क्वायर रूट लेंगे। पावर क्या थी 3/2, हम पहले क्यूब ले रहे हैं फिर स्क्वायर रूट लेंगे। माइनस 1 पावर 3/2, 1 की कुछ भी पावर होगी तो उसका आंसर 1 ही आएगा। 1/3 बेटे इसको कैसे 3 पावर 3 क्या होती है 3 into 3 into 3 27, 3 3 is 9 and 3 is 27। 27 का आप लेना है स्क्वायर रूट या पावर 1/2 लेनी थी ना, तो इसको मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देती हूँ। माइनस 1 की पावर जो भी हो उसका आंसर 1 ही आता है। 27 बेटे आप स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट को हम लिख लेते हैं 9 into 3। ये 9 स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा 3 into √3 माइनस 1, और ये आपके पास आंसर है इस डेफिनेट इंटीग्रल का। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया इस डेफिनेट इंटीग्रल का। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं अगले स्टेप में तो हम फर्दर इसको कर सकते हैं। इसको सेपरेट कर लें 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3, इसी को हम सेपरेट करें दोनों टर्म्स के साथ, 3 3 के साथ कैंसिल, √3 माइनस 1/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल। अगला क्वेश्चन बेटे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। अभी हमने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 12 इज from 1 to 2 x plus 1/x power 1/2 1 minus 1/x square dx। 1 minus 1/x square dx। अब अगर आप इस पर ऑब्जर्व करें अगेन यहाँ पर हमारे पास पावर अप्लाई हो रही है। पावर के साथ जहां पर पावर अप्लाई हो रही है तो उसका हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं x plus 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं x plus x पावर -1। इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव -1, x की पावर -1 1 माइनस x पावर -2 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये तो साथ में मौजूद है, इसका डेरिवेटिव हमने देखा कि 1 माइनस 1 अगर x स्क्वायर है जो कि साथ में मौजूद है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल भी कर सकते हैं, यानी कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और हम इस क्वेश्चन को थ्रू सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको थ्रू सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगी ताकि आपको पता चले कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इस लिमिट पे क्या चेंज आता है। ठीक है, लेट x plus 1/x is equal to t। हम एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के केस में बेटा आपने याद कर रखना है कि जब भी न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा तो तब लिमिट्स भी चेंज होंगी, लिमिट्स भी अब नए वेरिएबल के हिसाब से। डेरिवेटिव अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव इधर क्या आएगा x प्लस x पावर -1 इज इक्वल टू t। मैं आपको डेरिवेटिव की डिटेल से लिखकर बता देती हूँ। इट इंप्लाइज x का डेरिवेटिव क्या है dt by dx, dt by dx हम विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल लेते हैं इक्वल टू 1 plus -1 x power -1 minus 1 dt by dx is equal to 1 minus x power -2 dt by dx is equal to 1 minus 1 by x square। x power -2 है, ये डिनोमिनेटर में जाकर प्लस हो जाएगी। dt को हम क्या लिख लेते हैं dt is equal to 1 minus 1 by x square into dx। इस सारे की जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे यहाँ पे dt। अब जरा सब्स्टिट्यूशन कर ले। सब्स्टिट्यूशन करने से पहले हम लिमिट पुट करते हैं। व्हेन यहाँ से लिमिट के लिए हमें इस चीज को यूज करना पड़ेगा व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये x की लिमिट्स की है, तो हम देख लेते हैं कि जब x 1 है तो t क्या होगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन t इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1। जहां जहां x था वहां वहां पर 1 पुट किया। t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगली लिमिट क्या थी व्हेन x इज इक्वल टू 2, t is equal to 2 plus 1/2, 2 plus 1/2। LCM लेंगे t is equal to 4 plus 1/2, t is equal to 5/2। तो बेटे लिमिट सब चेंज हो। अब जरा देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी। ये आपके लिए जब जब डेफिनेट इंटीग्रल आएगा
अब अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं वेरिएबल चेंज होगा तो बेटे साथ में लिमिट्स भी चेंज होंगी। अब जरा क्वेश्चन पर वापस आइए। अब 1 की जगह पर क्या पुट करेंगे? व्हेन x was 1 t was 2, when x was 2 t was 5/2, so we'll put 5/2 here, x plus 1 over x plus 1 over x क्या था? t power 1 by t, and this whole expression 1 minus 1 by x square into dx, this was dt। तो अब इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रही हूँ बेटे कि जब जब डेफिनेट इंटीग्रल आएगा तो आपने लिमिट्स का जरूर ख्याल रखना है। सेम लिमिट्स अप्लाई करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लिमिट्स को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बेटे यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? लिमिट रूल, पावर रूल, t पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और आपके पास लिमिट्स क्या हैं? फ्रॉम 2 to 5/2। it further converts into 1/2 plus 1 becomes 3/2 divided by 3/2, and limits are from 2 to 5/2। अब बेटे हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं क्योंकि ये बोर्ड पर जो भी राइटिंग है ये बहुत कंजेस्टेड हो रही है, तो मैं ऊपर से इन तमाम चीजों को इरेज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। अब बेटे मैं कांस्टेंट्स को जरा बाहर निकालती हूँ। कांस्टेंट इज 1/3/2 और अंदर क्या है? t पावर 3/2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 5/2। ये आ गया हमारे पास। अब 1/3/2, 1/3/2 का क्या मतलब है? इट इज इक्वल टू 2/3, and now by applying the limits 5/2 power 3/2 minus 2 into 3/2 power 3/2। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। 2/3। अच्छा, अब सबसे पहले अगेन जैसे हमने पहले पावर सॉल्व की थी, अब हम उसी तरह से इस पावर को भी सॉल्व करते हैं। a 5 पावर 3/2 और 2 पावर 3/2। अब हम इन तमाम पावर्स को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, जरा देखिए 5, सबसे पहले हम इसका क्यूब ले लेंगे। 5/2 का क्यूब, देन पावर 1/2 माइनस 2 पावर क्यूब एंड देन पावर 1/2। हम पहले क्यूब लेते जाएंगे। 2/3, 5 का क्यूब, 5 into 5 25, 25 into 5 125 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 into 2 4, 4 into 2 8 पावर 3 लेंगे, ठीक है। और फिर आप इसका लेंगे स्क्वायर रूट, -2 पावर 3 8, 8 का आप लेंगे स्क्वायर रूट। अब बेटे देखिए, अगर आपको स्क्वायर रूट लेना है, ऊपर हमें लेना पड़ेगा 125 का स्क्वायर रूट और नीचे हमें लेना पड़ेगा 8 का स्क्वायर रूट और इधर भी लेना पड़ेगा 8 का स्क्वायर। तो इट विल बिकम 2/3। अब 125 को हम कैसे लिखेंगे? 25 into 5। इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 into 2। इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 into 2। रीजन क्या है? हम परफेक्ट स्क्वायर के साथ लिख रहे हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सके। इट विल बी फर्दर सॉल्व्ड एज 5 under root 5 divided by 2 under root 2 minus 2 under root 2। अब हम इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। जब हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, हमारे पास क्या बनेगा? 2 into 5 10 under root 5 divided by 3 2s are 6 under root 2 minus 2 2s are 4 under root 2 divided by 3. It will be further 2 5s are 10, 2 3s are 6, 3 under root 2, 5 under root 5 divided by 3 under root 2 minus 4 under root 2 divided by 3. By taking LCM least common multiple क्या आएगा? 3 under root 2, 5 under root 5 minus under root 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 4 under root 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 5 under root 5 minus 8 divided by 3 under root 2। यहाँ पे आप इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/3 under root 2, 5 under root 5 minus 8। तो ये आपके पास आंसर है। कैलकुलेशंस में बेटे हमने यहाँ पे क्या किया है कि आप स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हमने परफेक्ट स्क्वायर के साथ इसको लिख लिया। परफेक्ट स्क्वायर ये हमें पता है कि 25 into 5 125 होता है, तो 25 into 5 लिख लिया, 4 into 2 लिख लिया। अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर थे ये बाहर आके क्या हो जाएगा? 5 और ये साथ में अंडर रूट 5, ये क्या बन जाएगा? 2 और साथ में अंडर रूट 2। अब इसके बाद यहाँ से कैंसिलेशन होगी, सिंपल कैंसिलेशन होने के बाद यहाँ पर जब हमने स्क्वायर रूट सॉरी एलसीएम लिया है, तो एलसीएम आपको पता है कि 3 तो 3 दोनों तरफ है, 3 के साथ क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 यहाँ पर तो एज इट इज है, तो ये एज इट इज आ जाएगा 5 अंडर रूट 5।
अब यहाँ पर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3√2 आएगा √2 के साथ। तो √2 के साथ जरा इसको मल्टीप्लाई करने तो ये क्या बन जाएगा? 4 √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो 2 बच गया। 2 4 जार 8 और आपके पास है आंसर। यहाँ पर आपने पावर्स को भी देख लिया। आगे हम बेटे क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे ताकि आपको पता चले कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिस्कस करना है। 5/6 और इसकी थोड़ी सी लिमिट्स भी चेंज है। 5/4 5/6 to 5/4 cos square theta into cot square theta d theta cos square theta into cot square theta into d theta। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहले तो बेटे आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। जब तक आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। cot square theta इसके इक्वल होता था, cot square theta इक्वल होता था cosecant square theta -1, cosecant square theta -1। इसको जरा हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5/6 5/4 cos square theta into cosecant square theta -1 d theta। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5/6 5/4 cos square theta into cosecant square theta माइनस cos स्क्वायर थीटा और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? d थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 5/6 5/4 cos स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/sin स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा d थीटा। ये क्या हो गया? ये आ गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा cot cos square theta divided by sin square theta is equal to cot square theta। cot square theta और फर्दर हमारे पास क्या है यहाँ पर? cos square theta d theta। अब हम इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं। जब हम सेपरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा? इट विल बिकम 5/6 5/4 what is it? cot square theta d theta minus integral 5/6 to 5/4 cos square theta d theta। अच्छा, अब cot square theta को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? cot square theta को हम फर्दर लिख सकते हैं cosecant square theta -1। cot square theta को हम कैसे लिख सकते हैं? cosecant square theta -1। ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं? इस आइडेंटिटी को हमने क्यों अप्लाई किया है? क्योंकि बेटे हमें पता है कि cot square theta की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है और उसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट थीटा। इसलिए हमने कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेकेंट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे कॉस स्क्वायर थीटा को देखें। कॉस स्क्वायर थीटा की भी इंटीग्रेशन का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अगर सिर्फ कॉस थीटा हो जाता तो उसकी इंटीग्रेशन हो जाती साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, पावर रूल भी नहीं लग सकता क्योंकि साथ में डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हम इसको कैसे लिख लेते थे? 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 d थीटा। cos स्क्वायर थीटा को हमने कैसे लिख लिया? 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू d थीटा। अब जरा इन इंटीग्रल्स को, सारे इंटीग्रल्स को हम दोबारा से सेपरेट कर लेते हैं। मतलब इट बिकम 5/6 5/4 cosecant स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रल 5/4 5/6 1 d थीटा। अच्छा, अब ये क्या बनेगा? माइनस और ये 1/2 है, इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ। -1/2 5/6 to 5/4 ठीक है d थीटा। अब ये देखिए ये सिर्फ 1/2 था, साथ में माइनस का साइन था, तो मैंने कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर निकाल दिया तो पीछे क्या बच गया? d थीटा। अच्छा, अब आगे देखिए माइनस का साइन ही है फ्रॉम 5/6 to 5/4 और 1/2 है। ठीक है, 1/2 चले इस दफा मैं अंदर ही लिख देती हूँ वरना इसको भी बाहर निकाल लेते तो अच्छा था। cos 2 थीटा d थीटा cos 2 थीटा d थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है?
बल्कि यहाँ पर मैं इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी कांस्टेंट बाहर हैं। ठीक है, फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 4। अच्छा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉट थीटा। अच्छा, इसकी लिमिट्स क्या है? फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 4। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? 1 डी थीटा। 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है x। 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है x। 1 डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी? थीटा फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 6। ठीक हो गया। माइनस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन भी थीटा फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 4। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते थे कि आप चाहते तो इन दोनों को मर्ज भी कर सकते थे पहले, इंटीग्रेशन से पहले ही। पहले भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद भी दोनों का आंसर सेम आए तो हम बाद में भी कैलकुलेशन में सिंपलीफाई कर सकते हैं। आप जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। माइनस 1/2 cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 4। अच्छा, हम जरा वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। देख लीजिए, माइनस का साइन है, माइनस के साइन को मैं बाहर रखती हूँ। अब पुट करेंगे कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 6। माइनस का साइन अगेन बाहर, पाई बाय 6, सॉरी यहाँ पर गलत मैंने लिख दिया था, पाई बाय 6 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, अगेन माइनस 1/2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। ये क्या कैसे हो रहा है? माइनस 1/2 बाहर, थीटा की अपर लिमिट पाई बाय 4 माइनस थीटा की लोअर लिमिट पाई बाय 6। आपको पता है कि यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, तो जहां जहां पर हम थीटा इन्वॉल्व हो रहा है हम लोग वहां वहां पर जो लिमिट्स हैं उसको पुट कर रहे हैं। आगे क्या है? माइनस 1/4 साइन 2 पाई बाय 4 माइनस साइन 2 पाई बाय 6। ये कैसे आएगा? माइनस कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 की क्या वैल्यू होती है? 1 माइनस कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3 माइनस, अच्छा पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आता है 12, 4 3 दा 12, 3 पाई माइनस 6 2 दा 12, 2 पाई माइनस 1/2, अगेन एलसीएम 12, 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 1/4। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा? साइन पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 3, कैंसिलेशन होने के बाद। ठीक है, ये कैंसिलेशन होगी यहाँ पर एंगल की, और उसके बाद आएगा पाई बाय 2 और पाई बाय 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम -1 प्लस √3। अच्छा, 3 पाई माइनस 2 पाई, इट विल बिकम पाई माइनस पाई बाय 12। अच्छा, 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 24। अच्छा, -1/4 और साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब हम इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? -1 प्लस √3। अब इनको सॉल्व करेंगे, माइनस कॉमन ले लें, पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 24, माइनस साइन दोनों से कॉमन ले लिया, -1/4 माइनस माइनस प्लस √3/8। अच्छा, -1 -1/4 इनको इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस √3 प्लस √3/8 इनको इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस इसका आंसर क्या आएगा? अंदर एलसीएम ले लिया 24 2 पाई प्लस पाई। अच्छा, इधर एलसीएम ले लें, 4 -4 -1 प्लस 8 √3 प्लस √3 माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाय 24, 3 8 24।
-5/4 प्लस 9√3। 9√3 कैसे आएगा? √3 को कॉमन ले लेंगे, 8 + 1 -5/8। ठीक हो गया, इट वाज 4 -5/4। अच्छा, -5/4 प्लस 9√3/8 -5/8। अगेन एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 8 -10 प्लस 9√3 -5। -10 प्लस 9√3 -5 डिवाइडेड बाय 8, यही आपके पास आंसर है। ठीक हो गया। अब हम बेटे अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 को हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 1 plus cos square theta 1 plus cos square theta into tan square theta d theta। 1 plus cos square theta into tan square theta d theta। इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बेटे हम यूं करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/4। 0 to π/4 हमारे पास लिमिट्स है। सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या आएगा? 1 into tan square theta प्लस cos square theta into tan square theta और दोनों के साथ है d theta। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0 to π/4 tan square theta plus cos square theta into what is tan square theta? sin square theta divided by cos square theta d theta। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन हो जाएगी। अब tan स्क्वायर थीटा अगेन बेटे कहाँ पर आपको आइडेंटिटीज इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और कौन सी आइडेंटिटी? देखिए tan स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो tan स्क्वायर थीटा को अगर हम लिख ले secant स्क्वायर थीटा -1, तो हमें पता है कि secant स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम इसको कैसे लिख लेते हैं? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा -1। अगेन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ हम ये आइडेंटिटी क्यों अप्लाई करें, बिकॉज tan स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि secant स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan थीटा। इसलिए हमने tan को किसमें कन्वर्ट कर लिया? secant स्क्वायर थीटा। तो बेटे ये क्या बनेगा हमारे पास? 0 to π/4। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए देखना है कि tan स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये मुश्किल हो जाएगा। अगर secant स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे या secant स्क्वायर किसी क्वेश्चन में उसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो वहां पर आसानी हो जाती है, इसलिए आप इसको secant स्क्वायर में कन्वर्ट करें। secant स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, प्लस ये मैंने tan स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखा है, प्लस यहाँ पर क्या बचा था? sin स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ठीक हो गया। तो पहली टर्म तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई है। secant स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन भी आसान है, 1 की इंटीग्रेशन भी हम कर लेंगे। अब sin स्क्वायर थीटा का इशू रह गया है। ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइजेस में मैं आपको बताती रही हूँ कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको याद होगा कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते होते थे, इसको कन्वर्ट करते थे और किस आइडेंटिटी के थ्रू कन्वर्ट करते थे वो दोबारा मैं आपको सारा बता रही। 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। आपको याद होगा कि 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। वही आइडेंटिटी लगाकर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसका इसी स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम इस 2 को बाहर मूव करवा सकें। 2 secant स्क्वायर थीटा -2 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 1/2 को बाहर मूव करवा देंगे। इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 to π/4 2 secant स्क्वायर थीटा -2 प्लस 1 -1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रल को। इट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 2 secant स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रल 0 to π/2, यहाँ पर 1 है, माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है, तो ये क्या बच जाएगा? 1 d थीटा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था सिर्फ d थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा ये माइनस साइन, अगेन माइनस साइन में बाहर निकाल लेती हूँ, फ्रॉम 0 to π/2 cos 2 थीटा d थीटा 1/2। अच्छा 2 को बाहर मूव करवा दूं, 2 को इसी स्टेप में मैं बाहर निकाल देती हूँ ताकि हमें एक और स्टेप ना करना पड़े। सेकेंड स्क्वायर थीटा की बेटे क्या इंटीग्रेशन होती है? सेकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है tan थीटा, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/2। 2 पर लिमिट्स अप्लाई नहीं करेंगे, कर भी दें तो इसमें कोई इशू नहीं है, आंसर सेम रहेगा, लेकिन कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर निकाल देते हैं ताकि सिर्फ वेरिएबल्स पे लिमिट अप्लाई। अच्छा -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? थीटा फ्रॉम 0 to π/2। माइनस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 0 to π/2। ब्रैकेट क्लोज, 1/2 to tan π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस π/2 माइनस 0, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे ताकि माइनस साइन के साथ वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते। अच्छा अब यहाँ पर 1/2 जो है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर यहाँ पर लिमिट पुट कर दी, साइन 2 π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0। अच्छा अब tan π/4 की वैल्यू क्या आती है? tan π/4 tan π/2 लिमिट्स फॉर फ्रॉम, मैंने मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन में बेटे, जो आपकी लिमिट्स थी वो लिमिट्स थी फ्रॉम 0 to π/4 और मैंने यहाँ पर बाई मिस्टेक लिमिट्स लिख दी है फ्रॉम 0 to π/2। बेटे आप लोग प्लीज इसको करेक्शन कर लीजिएगा, these are limits from 0 to π/4, तो हर जगह पर मैंने गलत लिमिट कर दी है, π/4 एंड π/4, ठीक हो गया। अच्छा tan π/4, tan π/4 का क्या वैल्यू देता है? tan π/4 की वैल्यू देता है 1 माइनस tan 0 इज 0, ठीक हो गया। ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अच्छा अब ठीक हो गया, माइनस 5/4 ये प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं भी है, माइनस 1/2 साइन 5/2 माइनस साइन 0, it will become 1/2, 2 into 1 2 minus 5/4 minus 1/2, what is sin 5/2? Sin 5/2 is 1 minus sin 0 is 0, 1/2 2 minus 5/4 माइनस 1/2, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 2 are 8 minus 5 minus 2 2s are 4 1 2s are 2, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 8 minus 2 का मतलब होता है 6 minus 5 divided by 4 it is equal to 6 minus 5/8, 6 minus 5/8 और यही हमारे पास आंसर है। इसके साथ बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप लोगों ने जहां जहां पर मिस्टेक की होगी वो 5/2 मैंने गलती से लिख दिया था, तो आप लोगों ने उसको करेक्ट कर लेना है, 5/2 लिमिट नहीं थी 5/4 लिमिट, तो आप लोगों ने उसकी करेक्शन करनी है। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 5/4। इन द क्वेश्चन इज 1/1 प्लस sin x, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको अभी हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। 1/1 प्लस sin x, 1/1 प्लस sin x को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऊपर इसके भी कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, कोई रूल, अगर तो डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो ln ऑफ दैट थिंग आपके पास इंटीग्रेशन आ जाती है, लेकिन डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं 1 माइनस साइन एक्स। इसका फायदा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड, 0 π/4 will become 1 minus sin x over a plus b into a minus b is a square minus b square. You can further write there 5/4 1 minus sin x over 1 minus sin square दिया। हमने इसको कैसे लिख लिया? 1 minus sin square x। 1 minus sin square x को फर्दर कैसे लिखा जा सकता है? 1 minus sin square x
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स dx, कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करें कैसे करेंगे, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स और dx इन दोनों के साथ। अच्छा, अब हम जरा इंटीग्रल को सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रल इज 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। और सेकेंड स्क्वायर एक्स बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बिकॉज सेकेंड की इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x। अगली टर्म पे जरा आ जाइए, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4। मैं इसको कैसे लिख रही हूँ, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इनटू 1 बाय कॉस एक्स। दो हमारे पास पावर्स थी कॉस एक्स की, तो हमने उन दोनों पावर्स को जो है वो सेपरेट कर लिया। कैसे बन जाएगा, 0 टू पाई बाय 4 सेकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 टू पाई बाय 4, और आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज tan x एंड 1 बाय कॉस एक्स इज सेकेंड एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं सेकेंड एक्स tan x। हमने इसको क्या लिख लिया, सेकेंड एक्स tan x। सेकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन होती है सेकेंड एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन है tan x, और इसकी इंटीग्रेशन है secant x from 0 to pi by 4। लिमिट्स पुट कर लें, tan pi by 4 माइनस tan 0 माइनस secant pi by 4 माइनस secant 0। अच्छा, tan pi by 4 पे वैल्यू देता है 1 1 माइनस tan 0 पे वैल्यू देता है 0 माइनस secant pi by 4 पे वैल्यू देता है √2 माइनस secant 0 पे वैल्यू देता है 1 1 0 को हम नहीं लिख रहे, माइनस √2 प्लस 1 2 माइनस √2, यही आपके पास आंसर। इसके बाद बेटे हम लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। हम देखते हैं जरा कि क्वेश्चन नंबर 30 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन। 0 टू पाई बाय 2 इसकी लिमिट्स है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, अब जाहिर देखने में ये क्वेश्चन बेटे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि निचले वाली टर्म्स के डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट नहीं है, नीचे भी सिर्फ एक टर्म नहीं है, दो टर्म्स मौजूद है। सिर्फ एक टर्म होती तब तो इसको सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ी सी टेक्निकलिटी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन एक्स के साथ बेटे यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1। साइन एक्स के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1। उस 1 को मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस 1, बिकॉज जब 2 माइनस 1 करूंगी 2 माइनस 1 इज 1। साइन एक्स का वैसे भी कोफिशिएंट 1 ही था, तो 1 को बेटे मैंने कैसे लिख लिया, 2 माइनस 1। उस 1 को मैंने 2 माइनस 1 कैसे लिखा है, उसकी रीजन आपको एक दो स्टेप्स में पता चल जाएगी, cos x dx। अब देखिए, अब इसी ये जो हमने लिखा है 2 माइनस 1, इस 2 माइनस 1 में मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें cos x को प्लस भी कर देती हूँ और माइनस भी कर देती हूँ, प्लस cos x माइनस cos x। ठीक है, हम मैथ्स में ये काम कर सकते हैं, आपको पता है कि जिस टर्म को प्लस किया उस टर्म को माइनस भी कर दिया, तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये काम हमने किया क्यों है, ये काम हमने इसलिए किया है ताकि हमारे पास फैक्टर्स बन जाए। फैक्टर्स कौन से बनेंगे, ये देखिए जरा अंदर इसके 2 प्लस cos x, ये तो हमारे पास आ गया, माइनस साइन यहां से कॉमन ले लें, cos x प्लस 1, या इसको अगले में 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x 2 प्लस cos x प्लस cos x dx। अच्छा, अब जरा देखिए 0 पाई बाय 2, इसको फर्दर मैंने कैसे लिख लिया, 2 प्लस cos x इंटू साइन x
माइनस साइन एक्स इन दोनों के साथ, और यहाँ पर डबल ब्रैकेट आएगी, ठीक है, यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट आएगी, यहाँ पर डबल ब्रैकेट आएगी। अच्छा, 2 प्लस कॉस एक्स को पहले साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर इस फैक्टर को कॉस एक्स साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 प्लस कॉस एक्स। चलिए यहाँ तक अभी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइन एक्स का कोफिशिएंट जब कुछ भी मौजूद ना हो तो बेटे कोफिशिएंट होता है 1। 1 को हमने कैसे लिख लिया, 2 माइनस 1। इसमें हमने cos x को प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। फायदा क्या हुआ, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो हमारे पास नीचे वाले फैक्टर्स बन गए। नीचे वाले फैक्टर्स बनने का फायदा ये होगा कि जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो कैंसिलेशन हो जाएगी। 2 प्लस कॉस एक्स एक फैक्टर बन गया और माइनस साइन कॉमन ले लिया तो कॉस एक्स प्लस 1 रह गया, या कॉस एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, ताकि ये फैक्टर सेम बन जाए। अब एक दफा इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन एक्स के साथ और माइनस साइन के साथ दूसरी दफा इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन एक्स के साथ। यहां तक हो गया है क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं कि अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इस टर्म से फिर आगे हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अच्छा, एक दफा इसके साथ हम सेपरेट करेंगे माइनस साइन, दूसरी दफा हम इसके साथ सेपरेट करेंगे तो ये क्या आ गया, 2 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स इंटू dx माइनस साइन 0 टू पाई बाय 2 इस इंटीग्रल के साथ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स dx। 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स के साथ कैंसिल, 2 प्लस कॉस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। माइनस मौजूद नहीं है तो हम माइनस से 2 दफा मल्टीप्लाई करवाते हैं, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ठीक है बेटे, हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होना चाहिए था, माइनस मौजूद नहीं था तो मैंने क्या लिख लिया, मैंने इसको 2 दफा माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस माइनस को अंदर मूव करवा देंगे। क्यों अंदर मूव करवा रहे हैं, ताकि 2 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो हमारे पास वो बन जाए। अब ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस ln ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या आएगी, प्लस इंटीग्रेशन इसकी क्या आ जाएगी, ln ऑफ 2 प्लस प्लस ln ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स। हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई है और इस इंटीग्रेशन की हमारे पास लिमिट्स क्या हैं, इंटीग्रेशन की हमारे पास लिमिट्स हैं इन दोनों इंटीग्रेशन की। ठीक है, हम लिमिट्स इकट्ठी लिख लेते हैं, इकट्ठी भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। लिमिट सेम है, आपकी मर्जी होती है, आप दोनों टर्म्स की इकट्ठी भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब जरा हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, माइनस ln ऑफ 1 प्लस कॉस अपर लिमिट 5/2, अच्छा, प्लस ln ऑफ 2 प्लस कॉस 5/2। बेटे आप चाहते तो दोनों पर अलग अलग लिमिट्स भी अप्लाई कर सकते हैं या इकट्ठी भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लोअर लिमिट अप्लाई करनी है तो उससे पहले कौन सा साइन आएगा, उससे पहले साइन आएगा माइनस का, माइनस ln ऑफ 1 प्लस कॉस 0 प्लस ln ऑफ 2 प्लस कॉस 0। ठीक हो गया। अब it will become minus ln of 1 plus cos pi/2, 1 plus cos pi/2, cos pi/2 is 0 हो गया, plus ln of 2 plus 0, cos pi/2 is 0, क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिव है तो हम मॉड लगाएं मॉड ना लगाएं कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव। माइनस इंटू अच्छा चले माइनस साइन फिलहाल हम रहने देते हैं, माइनस अंदर क्या आ जाएगा, माइनस ln of 1 plus cos 0 is 1 plus ln of 2 plus cos 0 is 1।
माइनस ln ऑफ 1 प्लस ln ऑफ 2 माइनस इंटू माइनस प्लस ln ऑफ 2 प्लस माइनस माइनस ln ऑफ 3। अब बेटे अगर आपको याद हो तो ln ऑफ 1 होता है 0, ln ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0, ln ऑफ 2 ln ऑफ 2 ln ऑफ 2 हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचेगा 1 प्लस 1। क्यों? ln ऑफ 2 इन दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी बच गया 1, यहाँ पर भी बच गया 1 माइनस ln ऑफ 3 इट इज इक्वल टू 2 ln ऑफ 2। ठीक है, 1 प्लस 1 2 बनेगा 2 ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 3। अगर आपको याद हो नेचुरल लॉग का रूल तो हम जो लेफ्ट पेज के साथ रखी होती है उसको हम पावर में लेके जा सकते हैं। ln ऑफ 2 स्क्वायर माइनस ln ऑफ 3 ln ऑफ 4 माइनस ln ऑफ 3 log नेचुरल 4 माइनस log नेचुरल 3। अगला रूल अगर आपको याद हो तो ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ a बाय। इसके साथ ही बेटे यही आपका आंसर है। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप लोगों ने आज ही इसको प्रैक्टिस कर लेना है। और जो है अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।